जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे मांग के लोच की कुल व्यय रीति की। ये जो व्यय रीति है ये सबसे आसान तरीका है मांग के लोच को ज्ञात करने का। और ये जो मांग का लोच का जो ये रीति है कुल व्यय रीति, और ये जो दिया था वो दिए थे प्रोफेसर मार्शल ने इसे दिया था। और इसमें जो है हम व्यय के आधार पर वस्तु पर जो जितने रुपये खर्च किए जाते हैं उसके आधार पर हम ज्ञात करते हैं कि मांग के लोच कितनी है। और इसमें जो व्यय देखा जाता है तो सबसे पहले हम व्यय देखें कि वस्तु का व्यय कितना निकालते हैं कि हम किस वस्तु पर कितना खर्च किए। सबसे पहले समझते हैं, मान लीजिए हमें 2 किलो वस्तु लेनी है कोई, तो उसमें अगर हम देखें कि कोई वस्तु जो हमको 2 किलो लेनी है वो 10 रुपया पर केजी से मिल रहा है, तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि 2 किलो वस्तु पर 10 रुपये की दर से हम 20 रुपया खर्च करेंगे। तो यहाँ पर जो व्यय हो गया ये हो गया 20 रुपया। तो हमने कैसे निकाला कि हम ये जो वस्तु की मांग है जितना हम लेने वाले हैं, जितना हम लेने वाले वस्तु की मतलब वो हमारी मांग हो गई, और जितना हम खर्च कीमत देने वाले हैं वो हमारा जो है कीमत हो गया। जब हम कीमत को मांग से गुना कर देते हैं तब जो हमें खर्च मिल जाता है। तो व्यय बराबर हो जाएगा कीमत गुना मांग, कीमत इंटू मांग। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग तो हो जाएगा वस्तु का व्यय, और ये हो गया वस्तु की व्यय। तो अब हमें समझना है कि इन दोनों में संबंध, सबसे पहले कि कीमत और संबंध के आधार पर जो मांग का लोच जो है ये 3 रूपों में ही हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला वो कि इसमें इकाई का महत्व है, कुल व्यय रीति में इकाई का महत्व है कि जब कीमत कितना भी परिवर्तित हो जाए, मान लीजिए कि कीमत अगर 10 रुपया भी कोई वस्तु का है, आप 2 किलो ही वो वस्तु खरीद रहे हैं, अगर मान लीजिए वो अचानक 20 रुपया बढ़कर हो जाए फिर भी जो आप उस वस्तु की मात्रा 2 किलो ही खरीद रहे हैं, मतलब दोनों ही कंडीशन में कीमत बढ़े या कीमत घटे लेकिन आपके मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच जो है इकाई के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। ये हो जाएगा 1 के बराबर कब, जब मांग का कीमत में परिवर्तन के होने के अनुसार मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब इकाई मांग की कीमत लोच 1 के बराबर। उसके बाद हमको समझना है कि जैसे कि मान लीजिए उसके बाद जो है व्यय का दूसरा रूप समझ। सबसे व्यय का पहला रूप समझे कि हम मांग इस रूप में खर्च करना चाहते हैं कि सबसे पहला तो हम व्यय का खर्च, हम किसी वस्तु पर व्यय इस प्रकार कर रहे हैं उस पर कीमत परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उस पर कीमत परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि हम अगर 2 किलो वस्तु खरीदना चाहे वस्तु 10 रुपया दे, 20 रुपया दे, 30 रुपया दे या 10 से 5 हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि 10 रुपया कोई वस्तु पर हम 2 किलो खरीद रहे थे तो 5 रुपया आ जाएगा तो हम 4 किलो खरीद लेंगे, क्योंकि 5 में फिर 4 आ जाएगा अगर 5 रुपये पर किलो वस्तु हो जाए। तो इसलिए जो यहाँ पर जो हमारे कीमत के परिवर्तन को मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहे, तो यहाँ पर जो हम सबसे पहला खर्च इस प्रकार का। अब दूसरा खर्च किस प्रकार करेंगे कि मांग जैसे ही बढ़ेगा, हाँ जैसे ही मांग बढ़ेगा वस्तु के सॉरी जब कीमत बढ़ेगा, जब कीमत देखेंगे बढ़ गया तो हम मांग जो है कम कर देंगे। तो दूसरा प्रकार में दूसरा जो व्यय का प्रकार है वो आ रहा है कि हम कीमत बढ़ने पर जो है हम मांग को कम कर देंगे या कीमत घटने पर हम मांग में वृद्धि करेंगे। तो दूसरा खर्च इस प्रकार हो जाएगा कि कीमत और इसमें विपरीत संबंध हो जाएगा, विपरीत संबंध हो जाएगा। इसमें जो विपरीत संबंध हो जाएगा, दूसरे खर्च हम इस प्रकार करेंगे कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध हो जाए, तब जो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, 1 से जो है अधिक हो जाएगी, इकाई से अधिक 1 से जो है अधिक हो जाएगी लोच 1 से अधिक हो जाएगी। लेकिन वहीं पर देखिए यहाँ पर विपरीत संबंध था, अब जो है समान संबंध हो जाएगा कि व्यय का दूसरा रूप इस प्रकार हम खर्च करना चाहेंगे कोई वस्तु पर, तो वस्तु का अगर कीमत बढ़े तो हम मांग भी बढ़ा देंगे, या वस्तु की कीमत घटे तो हम मांग भी घटा देंगे। मतलब हम कीमत बढ़ेगा तो हम मांग भी बढ़ा देंगे, और कीमत घट जाएगा तो हम मांग भी घटा देंगे। यदि इस प्रकार हम खर्च कर रहे हैं तब जो मांग की लोच हो जाएगा वहां पर 1 से कम हो जाएगा, इकाई से कम हो जाएगा। तो ये जो इकाई से कम हो जाएगा, ये इकाई से जो कम हो जाएगा, तो इसलिए जो यहाँ पर तो ये व्यय जो हम पढ़ेंगे 3 प्रकार से करेंगे। सबसे पहला तो कीमत, मांग का कीमत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या कीमत का मांग पर कोई प्रभाव नहीं। उसके बाद जो इकाई तब उस कंडीशन में जब कीमत का मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तब मांग की लोच 1 के बराबर हो जाएगी। लेकिन जब इकाई में जब परिवर्तन हो जाए, मतलब कि जब विपरीत समझ जाए, कीमत बढ़ने पर हम मांग घटा देंगे, कीमत घटने पर हम मांग बढ़ा देंगे, इस प्रकार हम वस्तु खर्च करेंगे, वस्तु पर अपनी कीमत को खर्च करेंगे, तब जो है इकाई से अधिक हो जाएगी मांग की लोच। और वहीं पर कीमत और मांग में यदि समान संबंध है तब जो मांग की लोच इकाई से कम हो जाएगी। तो ये हो जाता है कि व्यय के अनुसार जो हम मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं कि खर्च अगर दिया हो मांग की, मान लीजिए कोई वस्तु पर मांग दिया हो कि मान लीजिए कि कोई वस्तु अगर 10 रुपया हो रहा है
10 रुपया पर जब 10 रुपया पर कोई वस्तु की मांग थी 9 यूनिट मान लेते हैं, 9 यूनिट। वहीं पर जब ये घट गया, ये 9 रुपया पे वहीं पर कोई वस्तु 10 रुपया पे 9 यूनिट मांगता, वहीं पर कोई वस्तु 9 यूनिट पे 10 यूनिट की मांग हो गई। 9 पर जो है वो 10 यूनिट की मांग हो गई। तो अब अगर इसमें पूछा जाए कि मांग की लोच क्या हो जाए, तो व्यय की रीति के अनुसार सबसे पहले हम व्यय ज्ञात करेंगे। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू क्यू। तो पी इंटू क्यू हो जाएगा 10 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 90। ये हो गया पहले कंडीशन, जब पहले वस्तु था, मांग में परिवर्तन होने पर। जब कीमत बदल गया, तो कीमत बदलने पर जो है पी इंटू क्यू हो जाएगा, पी जो है हो गया है 9, ये हो जाएगा 9 इंटू फिर हो जाएगा 10। तो फिर भी ये जो है देखिए 90, देखिए मांग जो है दोनों में बराबर हो रहा है, खर्च दोनों में बराबर करे तो यहाँ मांग जो है व्यय जो दोनों में बराबर है, ये जो दोनों में बराबर है। इसका अर्थ है कि मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों बराबर है। तो इसलिए जो यहाँ पर इकाई बराबर 1 हो जाएगा, इकाई बराबर जो है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मांग की लोच जो है 1 के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो व्यय रीति में मांग की लोच ज्ञात करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको इकोनॉमिक्स मेरी पढ़ाई हुई समझ में आ रही और तो अगले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या आपके दोस्त कोई भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको भी जो है शेयर कीजिए वीडियो, और अपनी बात कमेंट में लिखे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसे भी कमेंट में लिखे, मैं जो है उसके लिए जो अलग से एक वीडियो बना दूंगा।